तो आज बारी है चस्का मंत्रा का एक और स्पेशल एपिसोड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और आज के स्पेशल एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं डायरेक्टर एंड फैकल्टी ऑफ एजुकल क्लासेस धर्मेंद्र कुर्मी सर एंड प्रतीक रॉय सर। सबसे पहले तो आप दोनों का ही रेडियो चस्का में बहुत बहुत स्वागत है। सर थोड़ा सा मैं एजुकल के बारे में बताइए, कैसी अभी तक की जर्नी रही और इस साल के रिजल्ट्स के बारे में भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है, हम लोगों ने मतलब जनवरी 2024 में एजुकल का लॉन्चिंग किया था और रफी जो हमारा इस साल का जो पहला बैच था वो पास आउट हुआ अभी, जो कि हम लोग का 12th एंड लोअर का बैच था। बेसिकली हमारी जो क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई तो अप्रॉक्सीमेटली मई जून के आसपास हुई थी, जब एडवांस का पेपर खत्म हुआ था। लगभग 6 मंथ्स के मतलब परिश्रम की बात कह सकते हैं आप। रिजल्ट्स मतलब काफ़ी अच्छे रहे हम, और लगभग 42 बच्चों ने मतलब पेपर दिया था जेईई मेंस का, अभी उसी का रिजल्ट आया। तो उन 42 में से 36 बच्चों के मतलब अबाउट 95% बच्चों ने स्कोर किया। उसमें से भी मतलब 43% मतलब जो बच्चे थे उन्होंने 98% से ज़्यादा स्कोर किया और मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मतलब उनको बहुत डर लग रहा था कि कैसे हम लोग इतने कम टाइम में तैयारी वगैरह कर पाएंगे, ये सब कर पाएंगे, बट उन लोगों ने मतलब जैसा हमने कहा वैसे उन्होंने चुपचाप फॉलो किया। अच्छी बात ये थी, नहीं तो क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या है कि इतने कम टाइम में डर जाते हैं और फिर अपना दिमाग ज़्यादा लगाते हैं और उस चक्कर में क्या होता है कि जो बचा बचा टाइम होता है वो उस चीज़ को मतलब खत्म कर देते हैं। तो नहीं बस इतना ही था बाकी तो सही था, रिस्पॉन्स वगैरह रिजल्ट भी सही था। बाकी अभी सेकंड मेंस का पेपर है, देखते हैं उसमें भी उम्मीद है काफ़ी कि जिन बच्चों का थोड़ा बहुत लैग हो गया था वो भी अभी काफ़ी अच्छा कर लेंगे सेकंड मेंस में। और एडवांस की तैयारी बढ़िया चल रही है, उम्मीद है उसकी भी रिजल्ट अच्छे आएंगे काफ़ी। बिल्कुल आएंगे। सर मेरा सवाल आपसे रहेगा, एजुकल की स्टार्टिंग के पीछे क्या मोटिवेशन था, कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई, क्या आइडिया था आपका? हम लोग सिंपल बच्चों को मतलब एक तरीके से हम लोग डायरेक्ट गाइड करना चाह रहे थे कि अगर जैसे आज के टाइम में बच्चों को पर्सनल केयर नहीं मिल पा रही है टीचर के थ्रू, क्योंकि बच्चा मोस्टली क्या होता है इंस्टीट्यूट आता है, कोचिंग ज्वाइन करता है, क्लास लेता है और चला जाता है। उसके बाद उसको उसके जो डाउट रहते हैं, उसके बाद उसकी जो भी क्वारी रहती है, क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन की, क्योंकि बच्चे घर पे पहुंच जाते हैं, मोबाइल वगैरह चलाते हैं, तो वो क्या करते हैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कैसे बच्चों को जितना अपना मैक्सिमम टाइम में दे सके, तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि उसके लिए हम अगर कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने एजुकल बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग है और जिस आपने थॉट से स्टार्ट की है और उसके बाद इतने कम रिजल्ट में जो एजुकल ने जो रिजल्ट दिया है वो वाकई कमेंडेबल है। और ऐसे ही मैं तो चाहूँगी कि आगे भी एजुकल ऐसे ही हम लोग के लिए बहुत ही प्राउड रहे और ग्वालियर को ऐसे ही सर्व करता रहे। सर एजुकल में एडमिशन का प्रोसेस क्या है, क्योंकि आज हमें जितने भी लोग सुन रहे हैं वो एक्साइटेड होंगे जानने। मैम हमारा प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। हम लोग बेसिकली एक एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं और प्लस उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और चीज़ों को अच्छे से कैटेगराइज करने के लिए हम लोग एक छोटा सा वाइवा भी लेते हैं बच्चों का, ताकि वो ऑन स्पॉट वाइवा होता है, ताकि हम बच्चों को बेसिकली मेंटल एबिलिटी स्किल्स वगैरह, थॉट प्रोसेस वगैरह या उसके लॉजिक्स वगैरह कैसे है उसको हम डिसाइड कर पाए। तो उसी के जो एग्ज़ाम्स वगैरह हमारे होते हैं तो बच्चा उसी को मतलब पास करके फिर जो वाइवा होता है उसको डन करके फिर वही सिलेक्शन मतलब उसका हम लोग बैचेस में मतलब उसको इन्वॉल्व करते हैं। तो जैसे अभी मतलब मोस्टली बैचेस के रजिस्ट्रेशन से एडमिशन चालू हैं। 11 से 12 के एडमिशन्स लगभग क्लोज हैं, 11 से 12 वाले लगभग, शायद थोड़े बहुत बचे हों। बाकी 11 बैचेस के लिए एडमिशन्स ओपन है, प्लस फाउंडेशंस के लिए भी जो एडमिशन्स है वो भी ओपन है। उसके लिए जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है हर संडे, तो उसको बच्चा दे सकता है, उसके थ्रू ही मतलब बच्चे का मतलब एडमिशन होता है। सर एजुकल क्वालिटी लेना है, कुछ टेस्ट से गुजरना पड़ेगा आपको एजुकल में एडमिशन के लिए। मैम आजकल क्या है कि हर चीज़ में आपको थोड़ा बहुत टेस्ट से गुजरना पड़ता है। अगर आप लाइफ में अगर थोड़े बहुत अगर किस चीज़ को अगर पाना चाह रहे हैं आपको थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। और एक्चुअली होता क्या है मैम कि एक थोड़ा हमें एक बच्चे का वो भी देखना पड़ता है इंटरेस्ट की, वो क्या चाह रहा है, कि वो मतलब कि मेहनत कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि सोचना अलग होता है और 2 साल तक कंटिन्यू पढ़ाई करना, मेहनत करना एक अलग होता है। तो उसका जज्बा देखना पड़ता है कि भाई वो 2 साल तक टिकेगा भी नहीं टिकेगा। देखिए आईटी की जो तैयारी होती है वो काफ़ी टफ होती है। अब मान लीजिए कोई नॉर्मल बच्चा है जो मान लो उस लेवल का नहीं है, अब मैं ज़बरदस्ती उसको उससे फीस लेने के लिए अगर एडमिशन अगर कर भी दूँ तो कहीं ना कहीं उसी के साथ भी अन्याय होगा। क्योंकि देखिए आप एक ही बैच में अगर आप आईआईटी के लेवल का अगर पढ़ा रहे हो तो उसको हर बच्चा नहीं कोप कर सकता। तो बस आप फीस के चक्कर में अगर बच्चों का एडमिशन लेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ जितना वो कर सकता था, कैपेबल था, वो भी हम उसको कहीं ना कहीं डिस्करेज कर देंगे। तो मेरे हिसाब से तो जो बच्चा जिस लेवल का होता है तो उसको उस लेवल की तैयारी करानी चाहिए। अगर बच्चा बहुत डाउन है तो थोड़ा उसको पहले लेवल की तैयारी करनी चाहिए। अगर बच्चा मीडियम लेवल का हो गया है तो उसको और ऊपर कर सकते हैं, बट जबरदस्ती उस चीज़ को कहीं भी डालना वो मतलब नहीं रहता। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि एक वाइवा सेशन भी कंडक्ट कर रहे हैं कि भाई आपको अगर
मैथ्स लेनी है तो आप मैथ्स के साइड जा सकते हो, नीट के लिए जाना है तो नीट भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इस बार अच्छे लेवल पे। तो बच्चे को आपको जो भी सब्जेक्ट चूज करना है आप चूज कर सकते हो, लेकिन आप एक अपना एक डिसीजन हम लोगों के साथ मिलकर ले सकते हो कि आपको लाइफ में कहाँ आगे बढ़ना चाहिए, क्या आपके लिए बेटर रहेगा। मैं तो कहूँगी कि अगर हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का अपने एडमिशन के पीछे अगर ऐसी थॉटफुल प्रोसेस रहा मतलब मज़े ही आ जाएगा, क्योंकि यूजली लोगों को यही डर रहता है कि बस पैसे का ना, हम तो बस ऐसे एडमिशन ले लेंगे। पर एजुकुल ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ डायरेक्ट एडमिशन नहीं देता, आपको क्वालिटी के साथ एडमिशन देता है। सर स्कॉलरशिप प्रोग्राम कुछ हमारे पास एजुकुल में है क्या, क्योंकि बहुत से लोग फीस अफोर्ड ना कर पाए अगर। मैम देखिए, 2 टाइप के हमारे प्रोग्राम चलते हैं। एक तो जनरल स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है, जो हम लोग जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है या जो वाइवा बेस्ड होता है उसके बेसिस पे हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, है ना, जिसमें बच्चा मतलब एंट्रेंस एग्जाम देता है और जैसे उसके परसेंटेज और मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पे उसको स्कॉलरशिप हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने इस साल जैसे हम लोग का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था तो हम लोगों ने एक फ्री मतलब प्रोग्राम स्टार्ट किया था। मतलब ये थॉट रख के कि कम से कम मतलब 10 बच्चों को हम लोगों ने टारगेट किया था इस बार कि 10 बच्चों को हम लोग टोटली फ्री कोचिंग देंगे। ये बेसिकली हम लोगों ने इसलिए किया था क्योंकि हम लोगों को पता है कि मतलब इसकी वैल्यू क्या है। अगर आप लाइफ में अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो कहने की मतलब आपकी लाइफ, आपकी फैमिली की लाइफ, आपकी इवन रिलेटिव्स की भी लाइफ भी मतलब कुछ हद तक चेंज हो जाती है। तो उसके बेसिस पे चूँकि हमारा 1 साल कंप्लीट हो गया था, हम लोग मतलब ठीक ठाक पोजिशन पे पहुंच गए, हमें लगा कि इस बार हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो इस बार हम लोग स्टार्टिंग के लिए हम लोग 10 बच्चों से स्टार्ट किया और उम्मीद है जैसे जैसे साल बढ़ता आएगा अगर हमारी पोजिशन अगर अच्छी रही तो हम उस नंबर को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मैं तो कहूँगी बिल्कुल वो दिन जरूर आएगा। तो उसके लिए एक्चुअली हुआ क्या था, मैं एक इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ। जैसे हुआ क्या था कि अभी एडमिशन का चल रहा था 12th क्लास के लिए, तो एक बच्ची आई थी जो कि एक पर्टिकुलर स्कूल की टॉपर थी, लेकिन उसके पेरेंट्स के पास इतना वो नहीं कर एफर्ट मतलब वो पे नहीं कर सकते थे या फिर वो एफर्ट नहीं लगा सकते थे कि बच्ची को पढ़ा सके। तो उन्होंने 11th में उनको ड्रॉप करवा दिया, जबकि वो बच्ची टॉपर थी, बहुत अच्छी थी। तो हम लोगों को लगा कि यार जो बच्चे सही में डिजर्विंग हैं और अगर उनको पेरेंट्स अगर कैपेबल नहीं है तो हम लोग थोड़ा बहुत आगे बढ़ के उनको हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों का देखिए कुछ नहीं जा रहा। देखिए आपकी क्लास में मान लीजिए 60 बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा और बैठ जाएगा, क्या जा रहा है इतना, लेकिन उसकी लाइफ टोटली चेंज हो सकती है। लेकिन ऐसा है कि मतलब वो ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे हम लोगों ने इस बार भी मतलब काफ़ी एड्स वगैरह चलाया, काफ़ी मतलब स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अप्रोच किया, तो उनके यहाँ भी हमने मतलब उस मैसेज को पहुँचाया। अब देखते हैं 20 अप्रैल को मतलब इसका बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम है बेसिकली, उसमें देखते हैं कैसा असर। तो हम ये चाहते हैं कि बस जेन्युइन लोग हों, मतलब जिनके लिए सही में जरूरत है। अगर हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसी थॉट प्रोसेस अगर रखने लगा तो फिर बात भी क्या है, मज़ा ही आ जाएगा। सर एजुकुल आपकी तो काबिल तारीफ है, आप जिस थॉट प्रोसेस के साथ काम कर रहे हैं वो आपकी बहुत ही ज़्यादा कमेंटेबल है। सर जब कोई भी बच्चा अपना नीट या करियर चुन रहा होता है कि नीट लूँ, IIT लूँ, क्या लूँ, ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज मोमेंट होता है, क्योंकि अकेडमिक्स के भरोसे आप आगे की जर्नी एकदम जज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें और बाकी जो मेन वो एग्जाम्स है उसमें बहुत अंतर हो जाता है। कई बार फैमिली प्रेशर भी आ जाता है कि नहीं बेटा हमारा मत था तुम डॉक्टर बनो तो तुम डॉक्टर ही बनो। तो ऐसे में उस बच्चे को अपना करियर किस तरीके से चुनना चाहिए, क्या पैरामीटर्स होते हैं जिस पर अपने आपको जज करना चाहिए? लेकिन सिंपल ये है कि अपन को भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए कि भाई मेरा फ्रेंड मैथ्स ले रहा है तो मैं भी लूंगा, या मेरा फ्रेंड बायो ले रहा है तो मुझे बायो लेना है। सिंपल आप ये देखो कि आप वो चीज़ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आपको क्या बनना है। देखिए अगर आपने एक बार जो सोच लिया वो आप कर लोगे। अगर आपने मान लो किसी दूसरे का डिसीजन लेके अपने ऊपर थोप लिया और अब फिर आप, क्योंकि होता क्या है कि आप आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत है और ऐसा तो है नहीं कि आपको 2-3 महीने सिर्फ स्टडी करनी है। आप जैसे 10th से आप 11th में जाओगे तो एकदम से स्विच आता है सब्जेक्ट में, जो केमिस्ट्री है, मैथ है, फिजिक्स है, वो 10th में अलग रहता है, एकदम 11th में एकदम एडप्ट चेंज आता है। तो अपन वो नहीं बोल सकते कि भाई आपका 11th में साइंस अच्छा है, 10th में साइंस अच्छा है तो आप ये ले लो, मैथ अच्छा है तो आप मैथ ले लो। वो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल की जर्नी होती है। तो इसमें क्या होता है, अब आप ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ना कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो कि आपके सिर्फ 60, 70 या 80 बच्चों के साथ कंपटीशन है। आपका पूरे ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन है। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर एक टफनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि मैं एग्जैक्टली करना क्या चाह रहा हूँ। अगर आपने सोच लिया तो फिर आप उसके साइड मेहनत कीजिए और आपको 2 साल तक लगे रहना है। अगर आप सोचो कि नहीं 2 महीने का काम है, 3 महीने का काम है, सबसे पहले आप अपने अंदर जो टफनेस है, जो आपने सोचा है, एक दृढ़ विश्वास है, वो क्रिएट करो। उसके बाद आप कुछ भी चूज करो, वो आपको करना है। सर हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। हाँ जी, रेडियो चस्का पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम? मैम मेरा नाम प्रियंका है। जी प्रियंका जी, रेडियो चस्का पे आपका स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मैम मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली मेरी सिस्टर जो है अभी 11th में है और उसकी
उसके नीट की तैयारी करनी है तो कैसे कर सकते हैं वो? नीट जी जी नीट की तैयारी करनी है। हाँ, ना नीट की तैयारी करनी है तो बस वही आपको बायो लेना पड़ेगा। और अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि मतलब नीट करना ही है तो सबसे बेस्ट होगा, तो सबसे पहले तो आप एक बार ये पता करिए कि देखिए मैम आजकल के टाइम में गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको जो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट जो आपको लगता होगा इस सिटी में, अगर आप बाहर भेज सकती हैं तो जो भी बेस्ट इंस्टीट्यूट आपको लगता होगा आप मतलब वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं। प्लस आपको ये पता करना पड़ेगा पहले तो कि नीट का सिलेबस वगैरह क्या है, ठीक है, नीट में तैयारी के लिए कितना टाइम लगता है। और सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि अगर आप किसी बच्चे को जानते हो जो आसपास रहता हो जिसने नीट की तैयारी करी हो, तो सबसे बेस्ट तरीके से आपको बता सकता है कि एज ए स्टूडेंट परस्पेक्टिव मतलब बच्चे को तैयारी में क्या क्या दिक्कत आ सकती है या क्या क्या उस चीज़ को उस बच्चे को शुरुआत से 11 से ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस उसके बाद फिर जो भी बेस्ट इंस्टीट्यूट आपको लगता हो ग्वालियर में हो या आउट ऑफ सिटी जैसा भी हो, आप वहाँ पे जाके गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से एक मतलब इंडिपेंडेंटली बस ये देखिए कि आपको सबसे बेस्ट टीचर्स कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर टीचर्स मतलब बच्चों से मेहनत कराए। बस आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपको और एक्स्ट्रा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं सीरियस से कहूँगा जहाँ पर आपको अच्छी टीचर मिले, जहाँ बच्चों को टाइम दे, जहाँ अच्छे से बच्चों से मेहनत करवाई जाए, आप वहाँ पर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि आप देखिए आप नहीं कर पाएंगे। वो बच्चे ही आप या तो किसी अच्छे पुराने बच्चे से मिलिए या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आप जाके गाइडेंस लीजिए। हेलो 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 हाँ जी हेलो हेलो। हाँ मैम, आपको आपका सवाल का जवाब मिला? हाँ जी। आपका कोई और सवाल? नहीं मैम, थैंक यू। थैंक्स फॉर कॉलिंग, हैव अ नाइस डे। सर, एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट आप लोग इस बार लेकर आए हैं, नो सिलेक्शन मतलब नो फीस। तो ये क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। मैम इसमें पिछले साल हम लोगों ने डीबोर्डिंग करने से अप्लाई थे, जी जी तो उसका पर्पज़ कुछ और था। मतलब उसका पर्पज़ बेसिकली हमारा यही था कि मतलब बच्चे के घर पे आजकल पढ़ाई नहीं करते। आजकल मोबाइल सबके हाथ में, पेरेंट्स ना चाहते हुए भी बच्चे को दे ही देते, हमने देखा, और वो कंट्रोल कर नहीं पाते बच्चे। तो जैसे वो घर जाते हैं कोचिंग से, पापा हम लोग थक गए हैं और मैं 1 घंटा फ़ोन चला देता हूँ, अभी वो 1 घंटा का 2 घंटा 3 घंटा का होता पता नहीं चलता। प्लस रील्स देखते देखते उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है, फिर वो पढ़ाई कर भी रहे हैं लेकिन उनके दिमाग में वही चीज़ घूमती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड बेसिकली क्रिएट हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता आप दिन के कब 3 से 4 घंटे वेस्ट कर देते हैं। और वो हमें इनिशियली डेज में ज़्यादा नहीं लगता कि यार 3-4 घंटे तो 2 साल पढ़े हुए कर लेंगे हम लोग, और वो 3-3 4-4 घंटे आप रोज का समय पकड़ करेंगे तो इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है कि आप वैसे भी कॉम्पिटिशन में ऑटोमेटिकली पहले पीछे हो चुके हैं। तो अगर आप मतलब हम इस चीज़ को बोल के उस चीज़ को खत्म भी नहीं कर सकते। हमने बहुत बच्चों को देखा कि मैम बच्चे मोबाइल छोड़ दो, बट वो नहीं करते। तो हमने कहा उस चीज़ को ख़त्म करते हैं, आप बच्चा यही रोकेगा, दिन भर आप यही रोके, आप यही होमवर्क करिए, यही डाउट्स पूछिए, फिर ही घर जाइए। यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं फ़ोन चलाने का, तो ऑटोमेटिकली सख्ती रहेगी तो आप उस चीज़ से छूट जाएंगे। और एक बार 2-3 महीने आदत लग जाती है तो बच्चा अपने आप सही ट्रैक पर जाता है, फिर वो बच्चा करने लग जाता है। अब इस साल हमने सोचा कि थोड़ा बच्चों को और मोटिवेट किया जाए, तो हम लोगों ने इसलिए नो सिलेक्शन नो फीस वाला कंसेप्ट लाया। नो सिलेक्शन नो फीस वाला कंसेप्ट बेसिकली हम ये बता रहे हैं बच्चों को कि अगर आप प्रॉपर ढंग से अगर तैयारी करें, कुछ बेसिक, बिल्कुल बहुत ही बेसिक क्राइटेरियाज अगर आप फॉलो करें तो आपका सिलेक्शन गारंटी है। और अगर सिलेक्शन अगर आपका नहीं हुआ तो आपकी जितनी भी फीस जमा होगी आप वो टोटली रिफंड कर सकते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हमारे जो क्राइटेरियाज है वो इतने सिंपल हैं कि कोई सुनेगा तो बोलेगा कि इतना तो कोई भी कर लेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो एक्चुअल में इतने सिंपल होते नहीं हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी मेंटेन करना सबसे बड़ा काम होता है। हम तो बस ये कहें कि आप रेगुलर बस 50% आप स्कोर करिए, बस 50%। आप 50% भी अगर स्कोर कर पा रहे हैं रेगुलरली और कंसिस्टेंटली अगर कर पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। और स्टिल अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैम है क्या कि देखिए, अगर बच्चा कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, टीचर उस पर मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चे का होना ही है। क्योंकि अगर आप खुद सोचिए कि अगर बच्चा कंटिन्यू 2 साल तक मेहनत कर रहा है, उसको अगर कोई प्रॉब्लम है, टीचर से शेयर कर रहा है, टीचर उसकी प्रॉब्लम को दूर कर रहा है, तो कंटिन्यू अगर वो मेहनत करेगा तो उसका सिलेक्शन तो होना ही है, उसमें गारंटी। मतलब देखा जाए तो ऐसे अब दिक्कत ये है कि अपन उसको कैसे अपन ट्रीट कर रहे हैं। हम तो बस बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि बच्चों ये तुम्हारे पास क्राइटेरिया, तुम तो रोज इसको देखो कि आज हमने इस क्राइटेरिया को पार किया कि नहीं किया, तो आपको रोज एक टारगेट मिल रहा है। हम बस यही बच्चों को देना चाहते हैं कि बेटा तुम्हारे पास ये क्राइटेरिया है, अगर तुम इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते तो तुम्हारी एक बहुत बड़ी चीज़ तुम्हारे हाथ से छूट जाएगी। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से शायद वो बच्चों को मोटिवेशन देगा कि भाई हम रेगुलरली इस चीज़ को मतलब करते रहे, ताकि हम कम से कम इस क्राइटेरिया में बने रहे। और बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है वो।
तो एजुकल केवल आपको सिर्फ पढ़ा नहीं रहा है, वो आपके ओवरऑल की हर चीज़ पे ध्यान दे रहा है कि आप कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपका मैक्सिमम टाइम कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, हर छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान दिया जा रहा है। और राइट, आप सुन रहे हैं रेडियो चस्का 95 FM और रेडियो चस्का पर इस वक्त चल रहा है चस्का मंत्रा का एक और एपिसोड, जिसमें आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डायरेक्टर एंड फैकल्टी ऑफ एजुकुल धर्मेंद्र कुर्मी सर एंड पथिक रॉय सर। तो बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है, आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। कैसे? बस फोन उठाना है और कॉल करना है हमारे स्टूडियो नंबर 400955 पर। साथ ही हम फेसबुक पे लाइव भी हैं, तो आप हमें लाइव वहाँ देख भी सकते हैं और अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भी कर सकते हैं। सर, आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत है, पहले की जनरेशन के बच्चों में और आज के जो समय चल रहा है यहाँ डिस्ट्रैक्शन बहुत है। एक तो सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो हर दूसरे दिन इंसान अपना करियर चेंज कर रहा होता है कि आज मेरा दोस्त ये कर रहा है तो अब इसमें भी शायद बहुत स्कोप है, अब मैं ये कर रहा हूँ। सो इतना वो जो डिस्ट्रैक्शन है ओवरऑल, ये क्वेश्चन अपना कंटिन्यू करूँगी। पहले हमारे कॉल जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्ते। हाँ जी, रेडियो चस्का पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम? जी, रोहन बात कर रहा हूँ। सॉरी सर, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं, दोबारा रिपीट करेंगे? जी, रोहन बोल रहा हूँ। जी, रोहन जी, सर आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी, तो मैं सबसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई है, 9th क्लास पास आउट किया उसने अभी, और मैं उसको कोचिंग कराना चाहता हूँ और मैं ग्वालियर का नहीं हूँ, बाहर से उनसे क्या कोचिंग करवा सकता हूँ उसको यहाँ पे? बाहर आप कहाँ से हैं? मैं इलाहाबाद से हूँ। हाँ, देखिए सर, बिल्कुल आप करा सकते हैं। आपके लोकल एरिया में काफ़ी अच्छी कोचिंग्स होंगी, आप बच्चे को वहाँ पर डाल सकते हैं। और मतलब मैं ये कहूँगा कि 9th में अगर बच्चा जा रहा है तो अच्छा होता है कि बच्चे का बेस अगर पहले बन जाता है ना, तो उसको 11th 12th में काफ़ी हेल्पफुल मिलता है। जैसे हमारे पास काफ़ी बच्चे आते हैं जो सीधा 11th से कोचिंग ज्वाइन करते हैं और उन्होंने क्या है कि कभी उस टाइप के या उस लेवल के क्वेश्चन कभी लगाए नहीं होते, तो 2-4 महीने तो उनको उस फॉर्मेट में एडजस्ट होने में ही लग जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो पुराने बच्चे होते हैं, जिन लोगों ने कोचिंग पहले से ले रखी होती है, तो उनको काफ़ी मदद मिल जाती है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ की जो भी सबसे अच्छी कोचिंग हो, मतलब वही सेम क्राइटेरिया है कि जहाँ पर लोकल टीचर हो, अच्छा टीचर हो, जो अच्छे से बच्चे मेहनत करें, आप बिल्कुल वहाँ पे लगाइए। और मैं बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं उसको आगे जाके बहुत 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 हेल्प करेगा और मतलब बेस्ट रहेगा उसके लिए। थैंक यू सर। आपका कोई और सवाल? नहीं, थैंक यू। थैंक्स फॉर कॉलिंग, हैव अ नाइस डे। जी सर, तो मेरा सवाल था कि वो जो डिस्ट्रैक्शन है उससे कैसे बच सकते हैं? सोशल मीडिया के अंदर डिस्ट्रैक्शन। देखिए, हम सिंपल है कि देखिए, अगर बच्चा घर पे है और आपके घर पे मोबाइल है तो आप 24 घंटे उस पर निगरानी नहीं रख सकते हैं कि बच्चा मोबाइल चला रहा है कि नहीं चला रहा है। या तो अपन मोबाइल त्याग दें, अपन ही ना चलाएं, तो मोबाइल बच्चे को मिलेगा ही नहीं। और अगर आप सोचें कि नहीं, बच्चा बहुत डिसिप्लिन है, मोबाइल नहीं चला रहा है, तो वो कब आपको बेवकूफ़ बना के यूज़ करने लगेगा। तो उसके लिए आपको सिंपल ये देखना पड़ेगा कि बच्चे की जो एक्टिविटी है वो आप जब भी जैसे घर पे आ रहा है तो आप घर पे उसके सामने मोबाइल नहीं चलाइए। और सिंपल जैसे हम लोगों ने फंडा लाया है कि भाई ऐसी जगह आप बच्चे को कराएं जहाँ पे डे बोर्डिंग टाइप की सुविधा मिल रही हो, कि क्योंकि माहौल देख के ही बच्चा सीखता है। जैसे सुबह से लेकर दोपहर तक अगर वो क्लास कर रहा है और शाम तक अगर वहीं रुक रहा है तो वो उसी इन्वायरमेंट पर रहेगा। देखा कि भाई बच्चे पढ़ रहे हैं तो उससे भी एक कॉम्पिटिशन की फीलिंग आई कि भाई मेरा फ्रेंड इतने घंटे पढ़ रहा है, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं इससे पीछे हो जाऊंगा, मुझे इससे बेटर करना है तो मुझे इससे ज़्यादा घंटे पढ़ने पड़ेंगे। ये सब अगर बच्चा कर रहा है तो आराम से डिस्ट्रैक्शन से दूर हो सकता है। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि जो आजकल की मैक्सिमम समस्या है बच्चों के डिस्ट्रैक्शन की, वो सिर्फ मोबाइल है। आप अगर मोबाइल खत्म कर देंगे ना तो 50 to 60% काम आपका वैसे हो चुका है। और मैं बता रहा हूँ, ये 99% लोग नहीं कर पाते और ये सुनने के बाद भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आदत है। अब होता क्या है कि पेरेंट्स को बच्चे बिल्कुल बनाए था, बोलता है कि मुझे बुक पढ़नी है, मुझे क्वेश्चन देखना है। अब वो मान लो वो क्वेश्चन पढ़ भी रहा है तो उसे ये थोड़ा मालूम कि जो नेट पे जो सोर्स है जो जिससे वो पढ़ रहा है वो सही है कि गलत है। ये एक वेरिफिकेशन कहीं है ही नहीं है। अब वो मान लो उसने पढ़ाई की, जो चीज वो ढूंढ रहा है 1-1 घंटे तक वो सर्फिंग कर रहा है तो मिल ही नहीं रहा है, उसे टाइम बर्बाद हो रहा है। जबकि वो उसके डाउट 5 मिनट के होते हैं। अगर वो कोचिंग में रुक के अगर टीचर से पूछेगा तो टीचर उसके 1 या 2 मिनट में वो डाउट क्लियर कर देंगे जो उसने 1 घंटे टाइम लगा दिया। उससे वो अपनी एफिशिएंसी खराब कर रहा है। उसे लगता है कि हमने पढ़ लिया 4 घंटे, जबकि एफिशिएंसी उसकी आधे घंटे की थी। फिर वो बोलेगा कि हम लोगों से बोलते हैं कि सर मैं 8-8 घंटे पढ़ रहा हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो अब वो ऐसे पढ़ रहे हैं तो कैसे काम चलेगा। और आपने वो जो बात नोटिस की कि वो आप जिस सोर्स से पढ़ रहे हो ऑनलाइन, क्या पता ऑथेंटिक सोर्स है भी नहीं। हाँ, ये सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि आजकल हर कोई कुछ भी पढ़ा रहा है। हाँ, ये बात है।
ऑल्सो एक डिस्ट्रैक्शन हम और ज़्यादा ये भी देखते हैं कि आजकल मार्केट में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो कि बहुत सारे वादे भी करते हैं, पर कई बार हम देखते हैं बाहर से कुछ और होता है और अंदर कुछ समय बाद कुछ और दिखता है। ऐसे में बच्चा अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट किस तरीके से डिसाइड कर सकता है? वो पेरेंट्स अपने बच्चे को किस तरीके से जो जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में डलवा रहे हैं वो किस पैरामीटर्स पे उस कोचिंग को देख सकते हैं कि ये पॉइंट्स हैं तभी वो कोचिंग ठीक है या नहीं? देखिए हम सिंपल है, आप आंख बंद करके किसी भी कोचिंग पे विश्वास नहीं कीजिए। आपके एरिया में अगर 10 कोचिंग है तो आप 10 कोचिंग को 10 बार विजिट कीजिए। आप अपने पॉइंट क्लियर कीजिए कि मेरे बच्चे में ये कमी है, ये क्लियर कैसे होगी। इसके बाद आपने ये क्लियर कर लिया, फिर सेकंड नंबर पे आपको सिंपल क्या करना है कि उस कोचिंग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछिए कि कौन कौन टीचर है, क्या क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ाते हैं, क्या मैथोलॉजी है, और फिर देखिए कि रिजल्ट क्या रहा है। बच्चा ऐसा तो नहीं कि बच्चे पढ़ ही रहे हैं और इनपुट बहुत सारा है, आउटपुट कुछ आ नहीं रहा। तो ये सब क्राइटेरिया आपको देखना चाहिए और साथ में ये भी मालूम करना चाहिए कि भाई हाँ ये है, और साल भर या 2 साल का जो कोर्स है उसमें कौन से टीचर से पढ़ाएंगे। क्योंकि आज के टाइम पे ये बहुत दिक्कत है कि आप एडमिशन तो ले लेते हो लेकिन दिक्कत ये होती है कि कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएंगे, क्या होगा। आपने तो एक बार बच्चे को आपने कोचिंग में डाल दिया लेकिन आप ये समझिए कि उसका पूरा फ्यूचर उस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे हम लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो जैसे हम लोगों को सर्जरी करानी होती है तो हम सबसे पहले यही पूछते हैं डॉक्टर कौन है, और तो डॉक्टर के घर सब कुछ जांच पड़ताल कर लेते हैं। उस टाइम पे अपन बहुत सीरियस होता है, लेकिन आजकल हमने देखा है पेरेंट्स इतनी मेहनत करते ही नहीं, मतलब उनको पेरेंट्स सिर्फ ये देखता है कि कितना % डिस्काउंट है, कितना फीस डिडक्शन हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, कितना कम पैसा लग रहा है। मतलब वो ये नहीं समझते कि आज आप लोग 20, 30, 40, 50 हज़ार अगर बचा भी देंगे तो आगे आप जो नुकसान सहने वाले हैं वो आप सुन भी नहीं। 2 साल का ये पूरा फ्यूचर ही है उसका, फ्यूचर ही होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका वही है कि आप एक तो पुराने जिस भी क्वेश्चन की बात करें आप जाके पुराने बच्चों से मिलिए, बात करिए कि टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, सब कुछ वो सब बता दें खुल के। बच्चे से ज़्यादा सच कोई नहीं बोल सकता। प्लस आप ये देखिए कि इस साल भी आपको वही वाले टीचर्स पढ़ाने वाले कि नहीं पढ़ाने वाले, है ना, और जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है और उनका रिजल्ट कैसा है। आपको टीचर मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पता चला कि क्लास लेने के बाद मिल ही नहीं रहा है। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। ये सर ये चीज कई बार होती है कि क्लास लेने के बाद वो टीचर मिलता ही नहीं है, कहीं डाउट के लिए किसी और थर्ड पर्सन से मिलना पड़ता है। ये चीज होता है। वो तो देखिए मैम, ऑब्वियसली अगर ज़्यादा नंबर ऑफ बैचेस अगर कहीं भी अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर हैं तो आप वो उम्मीद कर भी नहीं सकते कि आप जो मेन टीचर है वो आपको डाउट बता सकता है, क्योंकि वो सिंपल सी बात है, वो मतलब इकोनॉमिक्स की बात हो जाती है फिर। हाँ, तो इसलिए हम लोग भी जो नंबर ऑफ बैचेस हम लोग जो रखते हैं हम लोग उतनी रखते हैं कि जितना हम लोग खुद कैटर करता है, जितना हम केयर कर सके बच्चे। हाँ, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी सब चीज का एजुकेट पूरी तरीके से ध्यान रख रहा है सर। और जैसे एक बेस्ट साइज की भी दिक्कत होती है। हाँ, बिल्कुल ही अब बहुत सारे बच्चे हैं उन पे आप केयर नहीं कर सकते, तो एक लिमिटेड साइज में ही हो तो वो ज्यादा बेटर रहता है बच्चों के लिए। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, लेडी टस्कर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम? मैं राघवेंद्र बोल रहा हूँ। जी राघवेंद्र जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मैं सर से ये करना चाह रहा था कि मेरा छोटा भाई है, उसने भी 7th का एग्जाम दिया है जी जी। तो अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मैं इसको एडिटिंग ज्वाइन करवाना चाहता हूँ, जी। तो उसके लिए क्या प्रोसेसिंग रहेगी? सर अगर आप ज्वाइन कराना चाहते हैं या जो भी है, सबसे पहले तो आप इंक्वायरी लेने के लिए जो हमारा सिटी सेंटर की ब्रांच है, बेसिकली शेर पंजाब रेस्टोरेंट है, उसके ऊपर आप पहले तो वहाँ विजिट करिए। पहले तो आप सिस्टम को जान लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए कि कैसे क्या क्या हम कराने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम देने वाले हैं। आप एक बार अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए, उसके बाद मैं कहूँगा आप जो भी डिसीजन है आप वो लीजिएगा, तो सबसे बेस्ट होगा। हम लोग आपको मिल जाते हैं, ऑल टाइम हम लोग वेट रहेंगे, आप कभी भी आ सकते हैं। और 1 घंटे के बाद हम लोग आपको वहाँ पे आराम से मिल जाएंगे, तो आप बैठ के आराम से आपको जो जो चीज़ आप पूछनी है फिर आप वो पूछ लीजिएगा, फिर आप जो भी आगे का प्रोसेस होगा आपको वहाँ पर मतलब एडमिशन काउंसलर आपको बता देंगे। जी सर, जी सर, तो आ जाइएगा, सबसे बेस्ट वही रहेगा, क्योंकि कॉल पे ज़्यादा चीज़ें हम बता भी नहीं पाएंगे, आप समझ भी नहीं पाएंगे, तो उससे बिल्कुल बिल्कुल जी जी सर आपका कोई और सवाल? नहीं, थैंक यू। थैंक्स फॉर कॉलिंग, हैव अ नाइस डे। सर फाउंडेशन को लेके भी लोगों को बहुत सारे सवाल रहते हैं कि फाउंडेशन कई बार क्लियर ही नहीं है, तो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, उस पर कैसे मेहनत की जाए? फाउंडेशन मैम मुझे ऐसा मानना होता है कि आजकल के ज़माने में बहुत 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 ज़रूरी होता है, क्योंकि फाउंडेशन का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी 8, 9, 10 से करो, या फिर आप 11 का सिलेबस, हाँ 11 का सिलेबस 9 या 10 में कर लो। ये कभी भी फाउंडेशन का मतलब कभी होता भी नहीं था और होना भी नहीं चाहिए था, वो करना भी नहीं चाहिए हमारे साथ से।
और हमें आज तक उसका कुछ ज़्यादा बेनिफिट दिखता भी नहीं है। फाउंडेशन का बेसिक मतलब ये होता है कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे अपन को ये मोबाइल को दिख रहा है, तो इसका जवाब अगर क्लियर कट आप एक स्टेटमेंट में अगर दे पा रहे हो तो ये बेसिकली फाउंडेशन है। और अगर आप ये अगर कर पा रहे हो तो मेरे हिसाब से आप ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी बहुत 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 ईजिली कर सकते हो। और ये कराने के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि स्कूल्स अच्छा नहीं कराते, स्कूल्स भी काफ़ी अच्छा कराते हैं, लेकिन बात वही हो जाती है वन ऑन वन अटैच। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की प्रॉब्लम अलग होती है, उसको बहुत सारी अलग अलग समस्या होती है। और आजकल तो 80% लोग बच्चे इंट्रोवर्ट्स होते हैं, वो पूछते ही नहीं। तो अगर मतलब वो चीज़ें अगर उसकी क्लैरिटी अगर नहीं आ रही है, मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर उसको क्लैरिटी नहीं आ रही है तो बस मैं सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कराएं। नहीं भी कराएं तो भी मेरे हिसाब से चलता है, क्योंकि स्कूल मोर देन इनफ होना चाहिए। बट स्टिल अगर आपको लगता है तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे बेसिक्स मतलब बच्चों को अच्छा कराया जाता हो। फाउंडेशन ऐसा कराया जाए कि बच्चा मतलब चीज़ों को समझे, उसको एंजॉय करे, उसको मजा आए चीज़ों में। अब वो पहले से ही अगर आप चीज़ें भर दोगे, ये लो 11th का, ये 12th का आज ही पढ़ लो, तुम 2 साल बच्चों से आगे हो जाओगे, बट फाइनली आपको पेपर तो साथ ही देना है ना, तो उससे कुछ लॉजिक बनता नहीं है। और सिंपल फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि एक क्यूरियोसिटी डेवलप करना, एक इंटरेस्ट डेवलप करना। ये नहीं कि ये चीजें रट लो, ये 11th में काम में आएगा, ये 12th में काम में आएगा, वो तो 11th 12th में पढ़ना ही है। कि भाई अगर मैथ है तो मैथ को इस तरीके से बताया जाए कि बच्चे का अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम हो रही है या उसे इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है तो वो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर सके, और छोटे छोटे से डाउट हैं वो उसके क्लियर हो सके। ये लाइन जो आपने बताई ना कि ये पढ़ लो, ये 11th 12th में काम आएगा, ये तो कई बार हम भी सुनते हैं कि ये अभी से पढ़ लो, ये 11th 12th में बाद में काम आएगा। अभी हम जो पढ़ रहे हैं सर वही पढ़ाओ। हाँ वही तो मैम कि आप अगर कोई कहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं सिंपल फंडा ये है कि बस 9th 10th में जो सिलेबस है उसमें आप क्यूरियोसिटी डेवलप करो, उसमें आप प्रैक्टिकल तरीके से बताओ ताकि बच्चे को मजा आए सुनने में, तभी उसका ब्रेन डेवलप होगा। और जब वो 11th 12th में पहुंचेगा तो अपने आप ग्रो करेगा वो। मतलब अपन ये सोचते हैं कि अपन बाल्टी को पूरा भर दें तो अपना काम खत्म, और बच्चा कुछ भी आएगा वो कर लेगा। बट वो बाल्टी को भरना कभी ऑब्जेक्टिव होना ही नहीं चाहिए। आपको बच्चे को उस चीज़ के लिए तैयार कराना है कि बच्चा खुद सोच पाए। तो आपको बस उसको हिंट देना है कि बच्चा इस डायरेक्शन में सोचो, तुम गलत जा रहे हो, इस डायरेक्शन में सोचो। बच्चा जब तक खुद सोचना नहीं चालू करेगा ना, आप आईटी नहीं करा सकते। आप ठीक है कुछ वैसे वाले एग्जाम बिल्कुल क्रैक कर लोगे जहाँ पर मेहनत का ज़्यादा रोल होता है एज कम्पेयर टू दिमाग लगाने का, बट आईटी एक अलग गेम हो जाता है। आईटी में आपको दिमाग लगाना आना चाहिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, आपको सोचना आना चाहिए कि भाई ये चीज़ दी है तो ये क्या कहना चाहते हैं, इससे तुम क्या क्या और चीज़ सेंस निकाल सकते हैं। क्योंकि यही और ये जो नीट है मतलब सिलेबस इतना वस्ट होता है कि आप बिना समझे आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप कितनी चीजें याद करोगे, आपको लॉजिक के थ्रू आपको जाना ही पड़ेगा। और अगर अपनी मेंटलिटी ये हो गई 8th या 9th से या 10th से कि याद कर लो, कब तक आप याद करोगे? सर इस साल से आप लोगों ने नीट भी लॉन्च किया है, तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? हाँ, नीट हम लोगों ने इस साल मतलब लॉन्च कर दिया, क्योंकि पिछले साल काफ़ी सारी मतलब इंक्वायरीज रही थी हमारे पास कि सर आप जो कंसेप्ट लाए हैं डिकोडिंग का बेसिकली, और मतलब जो हमारा रिस्पांस लगा मतलब पेरेंट्स को लगा कि अच्छे से मेहनत करा है, तो उसी चक्कर हम लोगों ने नीट का भी इस साल हमने लॉन्च किया। और अभी ठीक ठाक एडमिशन्स मतलब हो रहे हैं, और हमें मतलब उम्मीद है कि नीट में हम लोग मतलब देखिए कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा होता है कि आप बच्चों से मेहनत कराइए और खुद मेहनत करिए। अगर आप बस ये उम्मीद करते हैं कि आप बस घर पे आराम से बैठे और बच्चों को बोले बेटा शीट लगा लेना कल मैं मिलता हूँ, उससे नहीं होने वाला। हाँ मतलब उससे हो जाएगा, वो जो देखिए वो बच्चा जो पहले से इंटेलिजेंट है वो बच्चा कर लेता है, वो तो बिना कोचिंग के भी या फिर थोड़े से गाइडेंस से ही वो आगे बढ़ कर सकता है। लेकिन दिक्कत तो जो मेन मास है उसी के साथ है, और मेन मास के पीछे रह जाता है। तो मतलब वो एवरेज बच्चे को अगर आपको खींच के ले आना है तो मेन होता है आपको खींच के ले आना पड़ेगा खुद से। अब उम्मीद करें कि आप बैठे हो वो बच्चा लगा रहा हो, ऐसा नहीं होने वाला। तो उसी कंसेप्ट से हम लोगों ने मतलब नीट का लॉन्च किया था, और मतलब हम लोगों ने मतलब बहुत ही मतलब हमें पता है शुरुआत में काफ़ी दिक्कत आएगी, लेकिन हम लोग टारगेट ही हम लोग बस वही कर रहे हैं कि एक छोटा सा बैच हमारा मतलब होगा हमारा, जिसमें हम लोग मतलब रगड़ के उनसे मेहनत करवाएंगे। नो डाउट ऑटोमेटिकली 1-2 साल बाद जो भी रिजल्ट शो होंगे ऑटोमेटिकली कॉलेज वालों को दिखेगा, और फिर उनको समझ में आएगा कि हम लोग किस प्रोसेस से काम कर रहे हैं। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं, बच्चा सुबह आएगा, शाम को रात को जाएगा और दिन भर वहीं रहेगा। दिन भर बैठा के उससे मेहनत कराओ, और जो जो बच्चा उस चीज़ को कर पाएगा उसका स्वागत है। सिंपल है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बच्चे को 2 साल चाहे आप नीट लो चाहे आप जेई लो, आप कोई कहीं भी लाइफ में आप कहीं भी जाओगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप उससे बचोगे तो आप फिर सोचो कि मेरा रिजल्ट सही होगा, फिर नहीं होगा, फिर आपको उसके जो परिणाम है वो आपको करने पड़ेंगे। तो अब जैसे हम लोगों ने जेई में हम लोग फॉलो कर रहे थे, सेम का सेम पैटर्न हम लोगों ने नीट में फॉलो करा रहे हैं। छोटा बैच रखेंगे, जितने हमारे मतलब जो जितनी हमारे पास फैसिलिटी है उतने ही हम बच्चे लेंगे।
सर हम हर अधिकतर ये बात करते हैं कि क्या क्या करना चाहिए जब ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें होती है जिनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए जब आप ऐसे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। मैम तो देखिए, सबसे पहले तो आप इंस्टीट्यूट को जिसको चूज कर रहे हो तो उसको उस पर आपको फेथ दिखाना पड़ेगा, आपके टीचर पे फेथ दिखाना पड़ेगा सबसे पहले, और खुद पे फेथ रखना पड़ेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। उसके बाद ही अपन आगे की बात करते हैं कि आपको ये करो ये नहीं करो। अगर आपको खुद पे फेथ नहीं है, आपके जो आपको टीचर पढ़ा रहा है उस पर फेथ नहीं है, इंस्टीट्यूट पे फेथ नहीं है, तो फिर वो डाउट में ही चीजें लगती हैं कि पता नहीं यार ये सर ने क्या बता दिया और सबको समझ में आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और इसके बाद सबसे पहले आप मैक्सिमम टाइम जो भी आपके डाउट हैं, आप टीचर से आप नहीं बच सकते। बच्चे क्या सोचते हैं कि यार मैं टीचर से डाउट पूछने जाऊंगा तो टीचर को मालूम चल जाएगा कि मैं गधा हूँ, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। तो सबसे पहले अपने जो टीचर है, टीचर से आपको खुलना पड़ेगा, चाहे छोटा सा डाउट हो चाहे बड़ा डाउट हो, आपको पूछना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे ये करते हैं कि टीचर से पूछते नहीं, यहाँ वहाँ वो मोबाइल में ढूंढेंगे, पूरे नेट में ढूंढेंगे, यूट्यूब में ढूंढेंगे, लेकिन उन्हें आंसर नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको टीचर से डाउट पूछना है। कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम है या कोई भी, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो चाहे कुछ भी हो, तो आप टीचर से शेयर कीजिए। टीचर आपको बेस्ट वे प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि टीचर 8-10 साल से पढ़ा रहे हैं, लगभग एक्सपीरियंस हम लोग को इतना ही, और भी टीचर जो भी है, तो उनके पास ये नहीं है कि हर साल उनके पास बच्चे आते हैं। तो ये जो बच्चे जो डाउट पूछने आए वो पहला यूनिक बच्चा नहीं है, उससे पहले ये डाउट 1000 बच्चे उससे टीचर से पूछ चुके हैं। तो टीचर को मालूम है कि यार इस चीज को कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसा बेटर वे रहेगा। और सेकंड ये है कि आपको जहां तक हो सके मोबाइल को अवॉइड करके रखना है, मल्टीमीडिया को अवॉइड करके रखना है। क्योंकि ये मान लीजिए कि अगर आप भले ही सोचो कि यार मैं 18 घंटे पढ़ रहा था, अब 2 घंटे में रेस्ट ले लेता हूँ मोबाइल चला के, उससे अच्छा है कि आप वॉक पे निकल जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान लगा लो, योगा कर लो, जो कुछ भी करना है वो आप करो। आप ये नहीं सोचो कि यार मैं इतने घंटे पढ़ रहा था तो अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, थोड़ा इतने घंटे पढ़ा है तो अब मैं ये देख लेता हूँ, ये मोबाइल चला लेता हूँ। उससे होता क्या है कि अगर आपने 1 घंटे मोबाइल चलाया, आधे घंटे मोबाइल चलाया, वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है। मान लो आप कोई गेम खेल रहे हो तो आपके दिमाग में ये चलेगा नेक्स्ट स्टेज कैसे पार होगी, अब मैं ऐसे नहीं ऐसे करूंगा तो होगी, ये पता नहीं यार उसमें जो आप सीरियल देख रहे हो कुछ भी देखा तो यार उसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहा होगा, वो आपके दिमाग में घूमेगा। अब होता क्या है कि जब अपन पढ़ते हैं तो दिमाग लगता नहीं है, क्वेश्चन जब अटक रहे होते तो अपने दिमाग में वही मूवियां चल रही होती हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारे 8 घंटे हमने पढ़ाई की या हमने 10 घंटे पढ़ाई की, लेकिन जब आप इफेक्टिवली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आपके 2 घंटे या 1 घंटे के बराबर है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ बुक खोल के बैठे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो बेसिकली हमको अगर जो हम ब्रेक भी ले रहे हैं तो हमको कोशिश करना चाहिए ब्रेक भी थोड़ा हमारा प्रोडक्टिव हो सके। और मतलब बता रहा हूँ आजकल सोर्स इतने सारे हो गए हम नॉलेज के कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, बट वो चीज़ें खत्म नहीं होगी। आपको नहीं पता, जैसे कोई मान लो पर्टिकुलर चैप्टर जो पेपर में आने वाला है, आपको नहीं पता कि वो चैप्टर का इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे या उसका वेटेज कितना है। आप क्या करोगे, हो सकता है उस चैप्टर को लगे हो 3-4-5 दिन पढ़ने में, हो सकता है वो चैप्टर का वेटेज इतना हो कि वो 1 दिन में खत्म करना चाहिए। आपको टोटली टीचर को फेथ करना पड़ेगा, वो जो बोले उसको आँख बंद करके फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इतना ही करेंगे ना तो आप कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन आजकल यूट्यूब का जमाना है, लोग 10 जगह से सुनते हैं ये हाउ टू क्रैक जेईई 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 24 आवर्स, तो वो उससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। आप इस चीज़ को बस बांध दीजिए और बस आँख बंद करके फॉलो करें चीज़ों को, ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन उसके रिजल्ट आपको शो होना चालू हो जाएंगे। सर अभी का जो स्टूडेंट है वो आज से 10 साल पुराने स्टूडेंट से भी बहुत डिफरेंट है। स्पेशली जब आप लोगों ने तैयारी की होगी तब से और आज के स्टूडेंट जो आप देखते हैं बहुत डिफरेंस आप देखते हो। अब वो ओवर थिंकिंग, आजकल बच्चों का मेंटल स्टेट भी बहुत ही अलग है। हर दूसरे बच्चे को हम देखेंगे कहीं कभी डिप्रेशन में, कभी एंग्जाइटी इश्यूज। सो मेंटल हेल्थ भी आजकल बच्चों का बहुत ज़्यादा वो पॉइंट हो गया कि हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, कहीं से भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है, क्या मेजर डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं जब आप लोगों ने तैयारी की थी तब आप लोग एज अ स्टूडेंट और आज के स्टूडेंट्स? हम लोग के टाइम में बहुत अच्छा था, ना मोबाइल था ना कुछ था, मतलब कुछ डिस्ट्रैक्शन था ही नहीं। मतलब हम लोगों को मतलब छोड़ने वाली चीज़ें बहुत कम थी, बहुत ईजी था हमारे लिए। और हम लोग दिन भर कोचिंग में रहते थे, है ना, प्लस सर के साथ ही बैठे रहते थे। तो क्या होता है कि अलग ही ऑटोमेटिकली जो पॉजिटिविटी होती है, जो पॉजिटिव एक्ट्स होती है, वो ऑटोमेटिकली मतलब आ जाती थी। तो क्या है कि ये जो डिप्रेशन ये सब चीज़ें ये तो हमने सुनी मतलब 5-6 सालों में। उससे पहले तो शायद ही कोई बच्चा इस वर्ड की बात करता है। तो हमें लगता है डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब मतलब बड़े लोगों की चीज़ें होती है जो बिजनेस वगैरह करते हैं और जिनको हाई फाई लोगों के लिए चीज़ होती है। अब ये चीज़ बड़ी कॉमन सी हो गई है। तो बच्चों में भी लगता है हाँ, मतलब डिप्रेशन में, हाँ, बच्चा बोलता है नहीं होता है क्या पता क्या चला गया डिप्रेशन में, पहला तो क्वेश्चन मेरा ये होता है। बट ठीक है, चीज़ें बदलती हैं।
टाइम चेंज हो गया। तो सबसे मेन तो वही होता है कि जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव देखिए, आप सिंपल सी बात है, आपको पता चल जाता है। आप जहाँ भी कहीं भी जाते हैं ना, आपको एक इंसान या एक एटमॉस्फेयर दिख जाता है कि भाई यहाँ पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, आपको चुपचाप वो पकड़ लेना चाहिए। अब अगर आपने लाइफ में वो चीज़ अगर पकड़ लेना तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ अच्छी होती है। और जहाँ आपको लग रहा है नेगेटिव वाइब्स आ रही है, कुछ ना कुछ है, आप जितनी जल्दी उसको छोड़ सकते हैं आप छोड़ दीजिए। तो हमारे टाइम पे तो बहुत आसान था, अब के टाइम में लिटरली मुश्किल है, क्योंकि इवन मैं भी चलाता हूँ फ़ोन, तो कई बार मैं भी पता नहीं चलता 10 के कब आधा घंटा हो जाता है। तो बच्चों के लिए ऑब्वियसली वो चीज़ डिफिकल्ट है, लेकिन ऑब्वियसली सब एक अच्छी बात भी है, अगर आप उस चीज़ को अगर छोड़ पाए, अब ऑटोमेटिकली बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाएंगे इंस्टेंटली। डिप्रेशन का मैडम मेरा सिंपल ये मानना है, ये होता है कि जब आप मेहनत कम कर रहे हो और रिजल्ट ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग अगर आप कर रहे हो, आप यहाँ पे बैठे हुए आप 2 घंटे पढ़ रहे हो और अब आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं IIT दिल्ली या एम्स यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा। जब आपकी मेहनत और आपकी थिंकिंग में गैप होता है तो अपने आप डिप्रेशन आता है, क्योंकि आपने अपने आप को सोच के कुछ और रखा है और मिल आपको कुछ और रहा है। तो अगर सिंपल है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी, कभी ये नहीं सोचना है कि यार इतना पढ़ लूंगा तो इतना आएगा, इस चैप्टर में से ये आने वाला है, यार मैं ये करूंगा वो करूंगा। आप सिर्फ मेहनत पर फोकस करो और ज्यादा थिंकिंग नहीं करो। और ये ओवर थिंकिंग कब होती है? जब आप अकेले बैठ के पढ़ रहे होते हो। अकेले आपने शेड्यूल बनाया कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है, स्टार्टिंग के आधे घंटे बहुत अच्छे चलता है, पर उसके बाद आधे घंटे बाद क्या होगा, आप सोचना चालू कर दोगे यार कल मैं ये पढ़ूंगा, परसों मैं ये करूंगा, और धीरे धीरे करके हम आज से फिर 1 साल 2 साल के अब मैं कौन सी IIT में जाऊंगा या कौन से मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा, ये सब सोचना चालू कर दे दो। और हमारा जो प्रयास है वो इतना है और हमारे जो एक्सपेक्टेशन है वो इतनी सारी है, तो जहाँ ये डिफरेंस आता है तो आप डिप्रेशन में जाओगे। तो सिंपल है, आप कोचिंग में रहिए, टीचर से बात कीजिए, अपने जो ग्रुप के बच्चे हैं ग्रुप में रहिए। देखिए जब हम लोग पढ़ते थे सबसे अच्छी बात ये थी कि हम लोग ग्रुप में स्टडी करते थे। तो ग्रुप में स्टडी में क्या होता है कि माहौल बना रहता है कि हम उसको देख रहे हैं, बच्चे को सब फ्रेंड आपस में बैठे हुए हैं, सब में कॉम्पिटिशन है कि भाई यार इसने 1 घंटे में 10 क्वेश्चन लगाए, मेरे 8 ही लग पाए। अब सेकंड टारगेट क्या होगा कि मैं इससे आगे निकलूंगा। तो कब क्वेश्चन हो जाते हैं, कब रिवीजन हो जाता है, टाइम नहीं। अब आज के टाइम में बच्चा क्या चाहता है, सिर्फ सेल्फ स्टडी, चुपचाप एक कोने में बैठ के पढ़ना चाहता है। वहां बस बैठा ही वो पढ़ नहीं रहा है, बस थिंकिंग चल रही है उसकी। अपन जिस माहौल में रहते हैं ना, अपन कहीं ना कहीं उस चीज में ढल जाते हैं। अब देखिए हाँ, तो जैसे आप लोग जैसे इस माहौल में रहते हो तो आप लोग को इस चीज का सब कुछ आइडिया होगा, आप लोग ये डिस्कस करते हो कि इस चीज को अच्छा कैसे करें, इस चीज को अच्छा कैसे। कभी कभी जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं तो आप इफेक्टिवली आप बहुत सारी क्रिएटिव कर सकते हो, लेकिन घर पे बैठ के नहीं कर सकते, घर का माहौल अलग है। तो वही है कि मतलब जो सिमिलर थॉट वाले जो बच्चे हैं, टीचर्स, आप उनके साथ रहिए, ऑटोमेटिकली चीज अच्छी होती जाएगी। सर आपका 29 पे एक सेमिनार होने वाला है, थोड़ा हमें इसके बारे में बताइए। हाँ, 29 पे एक्चुअल में मतलब विकास गुप्ता सर हैं, मतलब मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहता हूँ। विकास गुप्ता सर पिछले 23 ईयर्स से कोटा में मतलब पढ़ाते थे और वो कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स भी रह चुके हैं और उन्होंने मतलब बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और बुक्स मतलब ऐसी वैसी बुक्स नहीं जो थोड़े बहुत हो, मतलब वो बेस्ट सेलिंग बुक है JEE एडवांस की जो बच्चे जो इसकी तैयारी करते हैं। मतलब आप ये मान लीजिए कि जो बच्चा JEE की तैयारी कर रहा है सीरियसली वो उनकी बुक पक्का लगाता होगा। मतलब ब्लैक बुक के नाम से फेमस है उनकी बुक। जो बच्चे सुन रहे होंगे उनको शायद पता ही होगा कि जो बच्चे JEE की तैयारी करते हैं उसमें पक्का उनकी बुक लगाई होती है। तो वो उनके साथ मतलब हम लोग एक प्रोग्राम करने वाले हैं 29 मतलब आने वाले 29 को सैटरडे को, मतलब हमारे जो कैंपस है उसी में। उसमें बेसिकली हम लोगों ने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि हम लोग की उनसे मीटिंग हुई तो ऐसी बात चली कि सर आप गाइड कीजिए बच्चों को, क्योंकि आप तो बहुत लंबे टाइम से, हम लोग को तो बहुत कम टाइम है, तो बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, तो उनके अलग ही एक्सपीरियंस है, हमने जो अभी तक फेस किए, बच्चा क्या फेस करता है, मैथ में क्या प्रॉब्लम होती है या JEE में क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे टैकल करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि चलो बच्चों को मैं गाइड करने के लिए तैयार हूँ, तो वो तैयार हो गए। उन्होंने मतलब यकीन नहीं मानेंगे, मतलब कुछ नहीं तो 50,000 से ज़्यादा IITians मतलब निकाल चुके हैं और उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 2, 3, 4, 5, 6 सब दे रखे हैं। तो हम लोगों ने इसलिए बुलाया था ताकि जो हमारे बच्चे 50,000 तो IITian निकाले हैं, तो कितने बच्चों को पढ़ाया होगा। तो हम लोग ये चाहते थे कि बस जितने ही बच्चे हैं उनको थोड़ा सा मतलब उनको मिले कि सर के थॉट प्रोसेस क्या है, सर थोड़ा सा गाइडेंस दे बच्चों को, क्या कि आजकल मतलब जिन्होंने इतना अच्छा काम किया उनसे गाइडेंस देते तो ऑटोमेटिकली कुछ अच्छे ही बताते हैं। एक्चुअली क्या है, मैं उनको पर्सनली थोड़ा जानता हूँ, तो वो क्या है पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, रियलिटी में बात करते हैं। ऐसा नहीं कि वो आपको चुपड़ी बातें दे देंगे, नहीं बेटा हो जाएगा तुम्हारा, ये करो। रियलिटी बात करते हैं कि बेटा तुम ऐसा करोगे तभी होगा, अगर ऐसा नहीं करोगे तुम्हारा नहीं होगा। ये चीज़ सही है ना, मतलब कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्पेशली ऐसे जो एग्जाम्स हैं यहाँ डिल्यूजन का काम चल ही नहीं पाता। सर बारी है मेरे रैपिड फायर राउंड की।
तो सब आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप लोगों को 1 बाय 1 आंसर करना होगा, ठीक है? आप डायरेक्टर भी हैं, आप फैकल्टी भी हैं एजुकेशन के, तो ऐसे में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किसमें आता है, टीचिंग में या मैनेजमेंट में? ऑब्वियसली पढ़ाना। टीचर को तो मैम टीचिंग में ही आएगा। ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग, आपको क्या लगता है आगे जाने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला है? ऑफलाइन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कभी नहीं सकता। एक सब्जेक्ट जो आप कभी नहीं पढ़ाना चाहेंगे? एक सब्जेक्ट तो कभी नहीं पढ़ाना चाहेंगे, मैथ। इंग्लिश। एक एग्जाम जो आपको भी सबसे ज़्यादा टफ लगता है? एग्जाम यूपीएससी। हाँ ऑब्वियस है, क्योंकि वो हम लोगों ने तैयारी नहीं की। एक वर्ड जो आपके इंस्टीट्यूट को एकदम परफेक्टली डिफाइन कर सके? मेहनत। हाँ लगन और मेहनत कीजिए, हर चीज़ पॉसिबल है। मॉर्निंग बैच या इवनिंग बैच, कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है? मॉर्निंग। मॉर्निंग। एक टीचर क्वालिटी जो सब टीचर्स में होनी चाहिए? डेडिकेशन। डेडिकेशन, मेहनत। आपके इंस्टीट्यूट का कोई एक ऐसा सीक्रेट जो आपकी सक्सेस के पीछे का रहस्य है? बच्चे। क्वेश्चन। आपके इंस्टीट्यूट की इतनी सक्सेस के पीछे का क्या सीक्रेट है? टीचर और बच्चों की मेहनत। क्या मैथ्स एंड साइंस क्या सबसे ज़्यादा टफ होता है? मैथ्स। मैथ। स्ट्रिक्ट टीचर या फ्रेंडली टीचर, आप कौन से वाले? डिपेंडिंग ऑन बच्चा। मैं दोनों पे बिलीव करता हूँ। टाइम टू टाइम दोनों जरूरी है। मतलब हाँ। बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ टीचर? लव बच्चों का। बच्चों का फेस, बच्चे इतना विश्वास करते हैं और हम लोग रोज उतनी मेहनत करते हैं और बच्चे एप्रिशिएट भी करते हैं। इससे मोटिवेशन आता है। मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ये बच्चा अच्छा कर रहा है। स्टूडेंट्स की कोई एक ऐसी हैबिट जो सबसे ज़्यादा आपको इरिटेट करती है? मतलब मुझे ये लगता है कि अगर आपका सही नहीं चल रहा है तो आप पेरेंट्स को सही से बात करें, सही बताओ कि रियलिटी ये चल रही है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे पेरेंट्स को बहुत गुमराह करके रखते हैं कि नहीं मेरे ये हो रहा है, ये हो रहा है, फिर बाद में उनको कुछ और मालूम चलता है। तो आपके लाइफ में कुछ भी चल रहा है, नंबर नहीं आ रहा है, वो सेकेंडरी चीज है। बस आप अपने पेरेंट्स को गुमराह नहीं करो। सच बोल रहा हूँ। अगर आपको एक दिन के लिए अब स्टूडेंट बना दिया जाए तो आप अपने इंस्टीट्यूट के किस फैकल्टी की क्लास अटेंड करना चाहेंगे? धन्यवाद सर की। धर्मेंद्र सर के पथिक सर की। कोई ऐसा फेवरेट आपका मोटिवेशनल कोट जो आपका बहुत फेवरेट है? क्या? आपका फेवरेट मोटिवेशनल कोट? मेहनत करो हो जाएगा। सर के -1। एग्जाम के एक दिन पहले कोई एक ऐसी चीज जो बच्चों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? पढ़ाई। एग्जाम के एक दिन पहले बिल्कुल पढ़ाई नहीं करना चाहिए और सिंपल फुल आराम से नींद लो। अब 2 साल आपने किया है। 2 साल में मेरा मानना है 2 साल में कुछ नहीं कर पाया तो एक दिन में क्या हो जाएगा। और 2 साल अगर आपने मेहनत की है तो एक दिन कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर कभी ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे से कॉन्वर्सेशन के बीच में ही बच्चे का नाम भूल गए तो फिर उसके बाद में उसको किस तरीके से डील करते हैं? ऐसा हुआ तो नहीं है। बट मुझे वैसे नाम बहुत कम याद रहते हैं। अगर कोई शकल सबकी याद रहती है कि ये इस क्लास का, इस क्लास, क्योंकि उतना हम नाम से नहीं मतलब रिकॉग्नाइज करते हैं। तो बच्चा डाउट पूछने आता है तो क्या होता है किसी बच्चे से बार बार नाम पूछे तो उसे भी अच्छा नहीं लगता, पता नहीं सर क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। शकल हर एक बच्चे की याद रहती है। और बच्चों को ना अपना नाम याद करवाना पसंद भी नहीं आता क्योंकि फिर पता चला टीचर वो क्लास में पढ़ा रहा है और टीचर को अगर मेरे ही नाम याद है तो फिर वो मुझे क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि उसको मेरा नाम याद है आसानी से। लेकिन आपको अच्छा भी लगता होगा कि सर को मेरा नाम याद है। हाँ ये तो है। अगर कोई स्टूडेंट चीटिंग करते हुए पकड़ा जाए तो उसका फेवरेट एक्सक्यूज क्या होता है? मैं नहीं कर रहा था, अब कॉपी मिला दीजिए। आप कॉपी बुला लीजिए। सबसे ज्यादा फन किस बैच के स्टूडेंट्स के होते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स के या कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले? स्कूल के। कोई लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोई मैसेज जो आज आप हमारे सभी पेरेंट्स को देना चाहें जो अपने बच्चों की पढ़ाई में और ज़्यादा उनके साथ सपोर्टिव रहे और इस जर्नी में उनका साथ दें? मतलब मैं तो ये कहूँगा पेरेंट्स को कि मतलब हर बच्चा अच्छा है। बस मैं ये कहूँगा कि आप हर बच्चे की कैपेबिलिटी को समझिए। आप सिर्फ एक क्लास के स्कोर या परसेंटेज पे आप उसको जज मत करिए, ओवर जज भी मत करिए मेरे हिसाब से तो, और लो मतलब जज भी मत करिए। जितना वो बस उसको ये मोटिवेट करिए कि वो बस मेहनत करना सीखे, क्योंकि मेहनत करना सीखेगा तो बस इन 2 साल के लिए नहीं कह रहा मैं, आगे की लाइफ में भी आप जानते हैं कि अगर वो मेहनत करना सीख गया तो ऑटोमेटिकली लाइफ में भी अच्छा कर जाएगा। बस इसलिए मोटिवेट करिए कि बस बच्चा आपसे सच बोलता रहे, नहीं तो क्या होता है कि जब डिफरेंस क्रिएट हो जाता है
तो बच्चा दूर जाता रहता है, वो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स से करता है, पेरेंट्स से भी झूठ बोलेगा, और पेरेंट्स से जब झूठ बोलेगा तो टीचर से तो ऑटोमेटिकली झूठ बोलता है। तो फिर हम चाह के भी उसको सही तरीके से गाइडेंस नहीं दे सकते। आप फ्रेंडली रहिए, पूछिए, बात करिए, उससे पूछिए कि तुम्हें एक्चुअली करना है कि नहीं करना, क्या करना है और जो भी उसको करना है। अब हो सकता है वो चीज़ भी अच्छी हो सकता है हर पेरेंट को हर चीज़ की नॉलेज नहीं होती, तो आप कंसल्ट करिए जो भी उस रेस्पेक्टिव फील्ड में काम कर रहा हो, तो नहीं भी हो सकता है उस फील्ड में भी कुछ अच्छा कर जाए बच्चा। सिंपल है, मेरा तो ये मानना है कि अपनी चीज़ें बच्चे को नहीं थोपनी चाहिए कि यार मैं ये नहीं बन पाया, वो नहीं बन पाया, मेरा बच्चा ये बनेगा, शर्मा जी का बच्चा ये कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो। भाई हर एक बच्चे की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। बच्चे को आप पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे को कौन जान सकता है, तो आपको पता है कि आपका बच्चा क्या बेस्ट कर सकता है। अगर वो कर भी रहा है, मेहनत कर रहा है, तो आप अप्रिशिएट कीजिए। आप हर चीज़ को नंबर से नहीं तोड़िए कि यार तुम्हारे इस टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे दोस्त के इतने आ रहे हैं, तुम्हारे साथ जो रहता है वो तो टॉप कर रहा है और तुम कहाँ नीचे पड़े हुए हो। ये सब चीज़ें जितना हो सके मोटिवेट कीजिए, क्योंकि बच्चा मेहनत कर रहा है। अब नंबर आना नहीं आना ये कहीं नहीं है कि भाई 4 घंटे पढ़ोगे तो इतने नंबर आएंगे, 8 घंटे पढ़ोगे तो, ये कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला गेम नहीं रहता है। बस आप तो बस ये देखिए कि बच्चा मेहनत करना सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। अगर बच्चा मेहनत कर रहा है, भले रिजल्ट अप डाउन हो रहे हैं, तो वो ठीक है, चल जाएगा। लेकिन ये ना हो कि बच्चा आपको बेवकूफ़ बनाने लगे, आपसे झूठ बोलने लगे, वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि होता क्या है ना, आपको बताऊँ, जैसे मैं IT से हूँ, तो पेरेंट्स को क्या लगता है कि भाई IT में गए, भाई 80 लाख का पैकेज लगा, 90 लाख का पैकेज लगा, क्योंकि वही चीज़ न्यूज़ में आती है। वो कभी नहीं बताते कि भाई इतने लोगों की जॉब नहीं गई, वो आज तक बैठे हुए हैं। मतलब मेरी अपने काफ़ी दोस्ती होता है, बहुत सारे बच्चे मतलब दोस्त काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत सारे दोस्त ऐसी भी जगह है जिनकी हो सकता है शायद जॉब भी ना हो, बट टोटल चीज़ कभी भी पेरेंट्स तक पहुँचती नहीं है। उनको बस हमेशा अच्छी चीज़ें ही पहुँचती हैं, और क्या उस बेसिस पे उसको जज करना स्टार्ट कर देते हैं। और कई बच्चे ऐसे भी थे जिनका IT में नहीं हुआ, स्टिल वो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से मेहनत उन्होंने की। स्टार्टिंग से मेहनत करना सीखा, और जैसे 12th में अच्छा नहीं हुआ, IT नहीं निकला, तो कॉलेज में आकर मेहनत करा, और कॉलेज में मेहनत किया तो वहाँ अच्छा हो गया। तो वो चीज़ कभी खत्म नहीं होती, मतलब वो चीज़ आपका यूज़ होना ही होना है अगर आप मेहनत करना सीखे तो। और बस होता है कि थोड़ा सा सकता टाइम लगेगा, लेकिन वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। और कहते हैं ना, हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं जाता, और अगर आपको हमेशा से हार्ड वर्क की आदत है तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा कर ही देंगे। सर, अगर आप आज इस फील्ड में आपका करियर नहीं होता, अगर आप एक फैकल्टी नहीं होते, तो क्या अल्टरनेटिव करियर आपने चूज करा होता? मेरा तो सीधा क्लियर था, मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर से ही मेरा क्लियर था कि मुझे फैकल्टी केमिस्ट्री में। मैंने तो कुछ इमेजिन ही नहीं किया था कि क्या करना है। पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर था। और राइट, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड था, बहुत मज़ा आया। आई होप आप सबको बहुत मज़ा आया हो और आपको बहुत सारे डाउट हुए हो, और अगर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट आप ढूंढ रहे हैं तो आंसर आपके सामने है, एजुकुल। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सर मैं चाहूँगी कि एक बार आप ये रिपीट दोबारा करें कि अगर कोई भी लिसनर हमारे में से आपके यहाँ ज्वाइन करना चाहता है तो एजुकुल कैसे ज्वाइन कर सकता है? मतलब मैम एजुकुल बेसिकली मतलब हमारे 2 ऑफिस हैं, बेसिकली सिटी सेंटर जो हेड ऑफिस है, और प्लस MLB कॉलोनी में भी हमारा ऑफिस है। जी जी। तो आप कहीं भी आके विजिट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आप जान सकते हैं कि मुझे बैचेस कब से स्टार्ट होंगे, कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, डेली रूटीन्स क्या होंगी। प्लस आप फाउंडेशन के लिए 8, 9, 10 क्लास के लिए, प्लस JEE के लिए, प्लस नीट के लिए, आप किसी भी चीज़ के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। सिटी सेंटर में शेर पंजाब रेस्टोरेंट के ऊपर हमारा ऑफिस है, और MLB कॉलोनी में ऑफिस है। और बाकी जो नंबर्स वगैरह हैं वो 62 15 16 00 और 62 17 18 00, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दोबारा मेंशन कर दूँगी। हाँ। सर, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम्स अभी पास आ रहे हैं, नीट के एग्जाम पास आ रहे हैं, उनके लिए भी कुछ टिप्स स्पेशल? सिंपल है, आपने 2 साल बहुत मेहनत की है, आप अपने आप पे फेथ दिखाइए, और हो सके तो जितने अभी आपका टाइम है अपने आप को जज करने का, तो जितने हो सके आप टेस्ट सीरीज या टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए। अब जो आप 2 साल में नहीं कर पाए, आप सोच रहे भी एक टॉपिक या एक चैप्टर को मैं अब निपटाऊंगा, तो वो आप छोड़िए। जितना अपन को आता है उसी को आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आप अपने मैक्सिमम स्कोर ऑब्टेन कर सकते हैं। और वेटेज वाइज पढ़ाई करिए कि आपको पता है कि फलाना चीज़ का वेटेज अगर ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा पहले कैटर कर लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना भी जरूरी होता है। Alright, thank you so much for giving us your valuable time और for sharing your expertise with us. बहुत interesting episode था. I hope you also had fun. Alright, this is it for today. मिलती हूँ फिर किसी एपिसोड के साथ. तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए टीचर्स का 95 FM बिंदास बजाओ।